Hello students of class 10, welcome back once again in my class। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने चर्चा करूंगा कि भारत में किस प्रकार से लैंग्वेज का जो महत्वपूर्ण रोल है फेडरलिज्म को मजबूत करने के क्रम में यथार्थ स्थिति क्या है भारत में, उसका वास्तव में किस प्रकार से भारत में इसकी जो विविधता है क्या योगदान है इसका। भारत विविधताओं का देश है, नो डाउट, ज्योग्राफिकल है, सोशल है और कह सकते हैं कि इकोनॉमिक जो है, रेशियल भी कह सकते हैं कि यहाँ कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, यानी कि कह सकते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी भी यहाँ अनेक जो है वास्तव में रूपों में परिलक्षित होती है। और इन्हीं कल्चरल डाइवर्सिटीज के तहत हमारे खान पान, व्यवहार, पहनावा इत्यादि आते हैं जो भारत के हर भाग में अलग अलग है। इसके ही एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में लैंग्वेज है। लैंग्वेज ने भारत को एक विविध भाषाओं वाला देश बनाया है और शायद बोलियों और भाषाओं के आधार पर अगर विविधताओं को, डाइवर्सिटीज को अगर हम आके तो दुनिया में सबसे अधिक डाइवर्सिफाइड कंट्री के रूप में भारत का नाम होगा, हमारे देश का नाम आएगा। तो आज इसकी हम चर्चा करें, जाने कि किस प्रकार से भारत में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पाई जाती है और उसका वास्तव में क्या रोल है, उसकी वास्तविक स्थिति आज के डेट में क्या है। क्योंकि इसने भारत में ये जो डाइवर्सिटी है, इसी डाइवर्सिटी के तहत जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी फेडरलिज्म का एक प्रमुख जो है अंग है, उसकी एक प्रमुख अवधारणा है, एस्पेक्ट है। डाइवर्सिटी मस्ट बी अकोमोडेटेड एंड गिवन a proper place. That's why in any country this federalism really find its meaning in meaningful manner. तो देखिए इसको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया इज द मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। बड़ी कहावत है हमारे देश में बहुत प्रचलित, कोस कोस पे पानी बदले और चार कोस पे वाणी। यानी कि बस सामान्य सी दूरी हम तय करते हैं कि जो पानी हम पीते हैं वहाँ जो पानी अवेलेबल है उसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है, चेंज कर जाता है। और 10 से 12 किलोमीटर जैसे ही हम अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो जो बोलने का अंदाज है, डायलेक्ट बोली जिसे हम कहते हैं, वो बदलना शुरू होता है। यानी कि यह बदलाव बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो हमारा देश इतना बड़ा है, जनसंख्या भी इसकी काफ़ी अच्छी खासी, दुनिया में भी दूसरी बड़ी जनसंख्या है हमारे देश की। कुछ समय में शायद हम पहले स्थान पे आ जाएंगे। तो ऐसे में बोलियों और भाषाओं की विविधता जो हमारे देश में है वास्तव में वो यूनिक है। इसीलिए कहते हैं इंडिया इज द मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। जो कैरिकुलम में हमको दिया गया है भारतीय भाषाओं के बारे में एक सामान्य सा जो डेटा उपलब्ध कराया गया है, तो जो कि सेंसस इसके लिए सर्वाधिक जो है कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण और जो है सरकारी आंकड़ा का जो इसमें प्रस्तुत किया जाता है तो वो ऑथेंटिक डेटा देता है। तो चूंकि हमारे कैरिकुलम में जो डेटा उपलब्ध है वो 2001 सेंसस का है, तो अगर उस सेंसस में दिए गए जो इन्फॉर्मेशन हैं लैंग्वेज से संबंधित रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसको आधार माने तो कुछ चीजें सामने स्पष्ट होती है। डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज नंबर्स ऑफ, यानी कि वैसी भाषा जो एक खास किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्तर तक जो बोली जाती हो, खास पहचान हो एक डिस्ट्रिक्ट में। तो नंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज इज अबाउट 1500 लगभग ऐसी भाषाएं हमारे यहाँ है जो एक खास विशेष जिला स्तर तक बोली जाती है, यानी उसमें उसकी अपनी एक खास पहचान है। और अगर
उन सारे डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज को ग्रुप कर दें। जैसे सपोज दैट महंगी, जैसे जो भी हमारे यहाँ भाषाएं हैं, खास कर हिंदी के अगर कुछ भाषाएं कहें तो ये अवधी है, ब्रजभाषा है, पूर्वांचली कह सकते हैं, उसमें फिर ये रखेंगे अंगिका है, मगही है, भोजपुरी है, ये सब के सब हिंदी भाषा के तहत आते हैं। तो अगर इनको ग्रुप कर दे, हर भाषा के जो कुछ स्थानीय जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो लैंग्वेज जो छोटे छोटे जो विकसित हुए हैं, छोटे छोटे जो प्रदेश में स्थान में बोली जाती है, खास करके सीमित क्षेत्रों में, उनको अगर ग्रुप कर दिया जाए तो ग्रुप करने के बाद जो मेजर लैंग्वेज होंगे उसकी कुल संख्या हमारे यहाँ 144 है। और चूंकि इतने सारे भाषाओं को हमारे देश में जो संविधान जो बना उसमें अकोमोडेट करना शायद मुश्किल लगा लोगों को, इसलिए इसमें भी जो बड़ी भाषाएं थी, यानी कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या जिसको अपने डेली लाइफ में यूज करती आई थी, उन भाषाओं को एक खास शेड्यूल में, एफ शेड्यूल में डाला गया और इसे कह सकते हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई। यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज में शुरू में चूंकि इसमें 14 भाषाएं थी, 14 लैंग्वेज, जस्ट जो है जब हमारा संविधान लागू हुआ था, आज के डेट में नहीं तो 2001 के सेंसस के हिसाब से इसमें 22 लैंग्वेज 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, जो कि 8 शेड्यूल में दिया गया। इसके अलावा अगर हम भाषाओं को अगर हम ठीक ढंग से एनालाइज करेंगे उसकी स्थिति को, उसको बोलने वाले की संख्या के आधार पर अगर कहेंगे तो 2001 सेंसस ये फैक्ट रिवील करता है कि भारत में, हालांकि सब कह सकते हैं संपूर्ण उत्तरी भारत में लगभग हिंदी मातृभाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। इसके अलावा न सिर्फ उत्तरी भारत में, पश्चिमी भारत में, पूर्वी भारत में, या और फिर कह सकते हैं कुछ हद तक दक्षिणी भारत के भी बहुत सारे भागों में लोगों द्वारा सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज के रूप में हिंदी को यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर कहते हैं कि अगर जो है हम देखें तो नो लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी इज स्पोकन बाय 50% और मोर। कोई भी भारत में ऐसी भाषा नहीं है जो 50% यानी हमारे देश की आबादी के आधे लोगों द्वारा बोली जाती हो या उससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हो। अगर इसको और जो हम विश्लेषित करें तो पाएंगे कि हिंदी जो है इज यूज्ड एज मदर टंग अबाउट 41%। हमारे देश की आबादी के लगभग 41% लोगों के द्वारा हिंदी मातृभाषा के रूप में यूज की जाती है। कुछ लोगों के द्वारा सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज के रूप में भी यूज की जाती है। और इस तरह से लगभग कुल जो इसके बोलने वाले हैं 50%। यही कारण है कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भाषा पे जो बहस हुआ, खास करके राष्ट्रभाषा के सवाल पे, तो बहुत सारे उन क्षेत्रों के भाषाभाषी लोगों ने जो नन हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते थे, उसने इस आधार पर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विरोध किया कि यह राष्ट्रभाषा बनने का जो स्वाभाविक आधार है कि कम से कम इसको 50% और मोर के द्वारा बोला जाना चाहिए। यानी मेजॉरिटी लोग जो है किसी एक खास देश में जब जो है किसी एक भाषा का यूज करते हैं तब उसे नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता था। इसीलिए भारतीय भाषा को जो भी है हमारे यहाँ, उनमें से जो सबसे बड़ी भाषा जो है हिंदी थी, उसको भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सका। और यह कह सकते हैं हमारे इस फेडरल फीचर का वास्तव में जो फेडरलिज्म का जो एक प्रमुख एस्पेक्ट होता है उसको स्थान दिया गया, उसमें उसको स्वीकार किया गया कि थोपा नहीं जाना चाहिए सेंट्रल की ओर से, या कि खास भाषा को किसी खास भाषाभाषी दूसरे भाषाभाषी लोगों पे थोपा नहीं जाना चाहिए। इस तरह से हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा तो मिल गया लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला। अगर इंग्लिश की बात करें तो सेंसस के अनुसार मदर टंग के रूप में हमारे देश में मात्र 0.02% लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश यूज करते हैं। हालांकि इसको बोलने वाले जो कुल लोग हैं, हमारी उसकी जो कुल संख्या है 11.02% लगभग जो है, यानी कि मातृभाषा के रूप में ना यूज करके दूसरे रूप में जो है इसको लोग जो यूज करते हैं उनकी अच्छी खासी संख्या है। लेकिन फिर भी यह संख्या मात्र डबल डिजिट के ही आसपास जो है ये है। इसीलिए क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय सारे सरकारी कार्य लगभग जो है इंग्लिश में ही हुआ करते थे, खासकर हाई ऑफिशियल जो भी वर्क थे हुआ करते थे। तो इस इंग्लिश को, इस
एडहॉक भाषा के रूप में 1965 यानी 15 साल तक आगे बढ़ा दिया गया कि ये है ना एडहॉक भाषा के रूप में यूज होगा सरकारी कार्यालयों में। और उसके बाद की स्थिति पर फिर जो है सरकार विचार करेगी, यानी दूसरी भाषा भी इसका स्थान ले सकती है। हालांकि आज भी ऐसी कोई स्थिति नहीं आई और आज भी इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज हो रही है। निश्चित तौर पे हमारे यहाँ जो खास करके अब जो है इसीलिए जो है त्रिभाषाई जो फार्मूला है उस पर काम किया जा रहा है, जिसमें जो है एक भाषा जो इंग्लिश, एक दूसरी भाषा जो है चूँकि सबसे मेजर जो है वास्तव में जो है जो लैंग्वेज हमारे देश का है कह सकते सबसे बड़ी, जिसको सबसे बोलने वाले सबसे अधिक लोग हैं, लगभग अबाउट 50% हैं, ठीक है, लेस देन जो अभी सेंसस करता है। हालांकि 2021 यानी अपडेट सेंसस का कभी रिपोर्ट आया नहीं है, इसमें स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। तो हिंदी को भी अभी जो है सिर्फ सरकारी कार्यालयों की भाषा के रूप में मानता है और उस रूप में कार्य कर रही है। लेकिन वैसे राज्यों में जहाँ जो है हिंदी मातृभाषा के रूप में नहीं है, जैसे खास करके डेक्कन के कुछ स्टेट हैं, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, या फिर बंगाल है, उड़ीसा है, सारे जो है महाराष्ट्र है जो है उसमें हिंदी सरकारी कार्यालयों की भाषा में के रूप में शायद स्वीकार्य नहीं होंगे। इसीलिए वहाँ स्थानीय भाषा को सरकार को यानी राज्य सरकार उसको अपनाने के लिए स्वतंत्र है। इस तरह से अगर 3 भाषा के फार्मूले पर काम किया जाए तो समूचे देश में जो है शायद जो भी भाषाएं हमारे यहाँ उनको समुचित रूप से स्थान मिल सके। और जो कुछ भारतीय भाषा हैं हिंदी के अलावा, हिंदी सबसे अगर ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है ना, तो एलिट क्लास के लोग की जो भाषा हमारे इंग्लिश है और जो है ब्रिटिश काल में भी जो है बोली जाती थी, है ना, खास करके ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसका यूज होता था, आज भी हो रहा है। दूसरी कुछ भाषाएं जो मेजर लैंग्वेज है, जो शेड्यूल में जिसको स्थान दिया गया है, उन भाषाओं में अगर कहें तो दूसरे स्थान पर बंगाली है। इस बंगाली क्या कहने, यह 2 देशों की राष्ट्रभाषा है। बांग्लादेश, सिंगापुर में राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। हालांकि भारत में यह लगभग जो है 9% के लोगों के द्वारा बोली जाती है, 8.something%। और यानी कि जितनी भी भाषाएं यहाँ देख रहे हैं, बंगाली है, तेलुगु है, मराठी है, तमिल है, सब के सब डबल डिजिट की नहीं है। यानी कि हमारे देश की 10% जनसंख्या भी इनको नहीं यूज करती है। फिर भी यह काफ़ी बड़ी संख्या में, करोड़ों में लोग इसको यूज करते हैं। 5% की अगर है ना 5 से 6% भी आबादी अगर जो है हमारे देश की यूज करती है, इसका सीधा सा मतलब होता है 6 से 7 करोड़ लोग उस भाषा को यूज कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी संख्या है। और इसीलिए कार्यालयीय भाषा के रूप में विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में, यानी कि जो राज्य से संबंधित है, जहाँ ये मातृभाषा के रूप में यूज होते हैं, इनको स्थान दिया गया है। इनको प्रयोग में लाने की पूरी छूट है स्टेट गवर्नमेंट को, और इसको अपनाए हुए हैं। तो इस तरह से वास्तव में ये फेडरल एस्पेक्ट जो हमारे यहाँ जो भाषा के आधार पे है कि जो है जो भी प्रांत हैं उनके डाइवर्सिटी को स्वीकार किया जाए। उनकी ये जो वास्तव में जो फीचर्स है, उनका जो आइडेंटिफिकेशन है, वो लाइक कल्चरल जो आइडेंटिफिकेशन है, ज्योग्राफिकल है, या उन सबों को जो है पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। उनको वास्तव में उसको फॉलो करने का, उसको यूज करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। इस तरह से फेडरलिज्म को ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी काफ़ी जो है वास्तव में मजबूत करती है। क्योंकि हमने संविधान में प्रोविजन ही ऐसे किए हैं, यानी संवैधानिक जो प्रोविजन्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स इस प्रकार के किए गए हैं, और आज तक ये व्यवस्था कायम है कि जिससे जो हमारा जो है लैंग्वेज के आधार पर जो डाइवर्सिटी थी, जो यहाँ कन्फ्रंटेशन होना था, हो सकता था, आज भी गाहे बगाहे कुछ जो है कभी कभार जो है भाषा के आधार पर जो है विवाद खड़े हो जाते हैं। फिर भी हमारे प्रावधान कुछ ऐसे हैं कि इन विवादों को बड़े आसानी से हम लोगों ने आज तक हल किया है, उसको दूर किया है, और इस प्रकार से हमारे देश की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी भी बनी है। और फेडरल एस्पेक्ट जो है, फेडरल फीचर जो हमारे देश का है, वो पहले से दिनों ब दिन बेहतर हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही। फिर जो हम अगले वीडियो जब आएंगे तो आपके सामने फिर जो है दूसरे एस्पेक्ट को प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप इंतजार करें। थैंक यू।